Hello viewers, I am Vivek and I welcome you to my channel. This is the second video in the series of learning computer accounting. If I talk about the milestone of this course, first we will have to understand some terms of manual accounting because without it learning computer accounting will become difficult. After manual accounting, we will learn tally. Then move on to e-filing where we will learn how to file returns using Webtel. Finally, the course will conclude with learning basic software. So let's get started. अकाउंट क्या है? अकाउंट का मतलब होता है लेखा या खाता। अकाउंट को अगर डिफ़ाइन करने की बात करें तो इससे रिलेटेड दो अप्रोचेज़ हैं। पहली अप्रोच अमेरिकन अप्रोच कहलाती है और दूसरी को हम ब्रिटिश अप्रोच कहते हैं। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग एन अकाउंट इज ए स्टेटमेंट दैट अफेक्ट एनी पर्टिकुलर इनकम, एक्सपेंस, असेट्स आर लायबिलिटी। यानी अमेरिकन अप्रोच कहता है कि अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस की अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो इन चार चीज़ों को ही मेंटेन करना होता है, यानी इनकम, एक्सपेंस, असेट्स और लायबिलिटी। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड में आपके बिजनेस में इनकम हुई 1 लाख। कैश का बिजनेस में आना यानी कैश का इनफ्लो होना इनकम कहलाता है। तो मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ 1 लाख, यानी बिजनेस की इनकम हुई 1 लाख। और अगर हम इनकम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम एक्सपेंस भी करेंगे। एक्सपेंस यानी खर्चे। हमें अपने बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सैलरी देनी होगी अपने एम्प्लॉइज़ को, रेंट देना होगा, टेलीफोन बिल पे करना होगा। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस हमें करने होते हैं। तो मान लीजिए 1 लाख की इनकम करने के बाद उसमें से हमने 50,000 रुपये एक्सपेंस कर दिए। अब कोई भी बिजनेस हो, किसी भी साइज़ का हो, स्मॉल हो, मीडियम साइज़ का हो या कोई बड़ा बिजनेस हो, अगर हमें चलाना है तो बिना असेट्स के बिजनेस चलता नहीं है। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। अब असेट्स भी दो तरह की होती है, एक तो फिक्स्ड असेट्स और दूसरी करंट असेट्स। तो यहाँ हम फिक्स्ड असेट्स की बात करते हैं। जैसे अगर हमें बिजनेस अपना चलाना है तो फर्नीचर, कंप्यूटर और भी बहुत सारी मशीनरी हम यूज़ करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। तो मान लीजिए 1 लाख की इनकम करने के बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमने सैलरी वगैरह किया 50,000 और साथ के साथ हमने 75,000 का कोई असेट्स ले लिया। 1 लाख की इनकम करने के बाद अगर 50,000 का एक्सपेंस हमने किया तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 50,000 का ही है। लेकिन हमने असेट्स कितने का ख़रीदा? 75,000 का। तो ऐसे में जो हमारा सप्लायर है जिससे हमने अपना असेट्स ख़रीदा है उसको हमें और कितना देना पड़ेगा? हमें और देना पड़ेगा 25,000। तो ये जो 25,000 है इसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अकाउंट का वो हिस्सा है जिसे हमें पे करना होता है अपने सप्लायर को। अब ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग देखते हैं अकाउंट क्या है। ब्रिटिश अप्रोच में अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सनल। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत। अब ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है
यानी किसी पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्सन से। ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस, एसबीआई, पीएनबी, टाटा एंड मेनी मोर। तो वो अकाउंट जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड हो, हम उसको पर्सनल में कंसीडर करते हैं। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट असेट्स से रिलेटेड है। कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं। कैश को करंट असेट्स में कंसीडर किया जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो वो स्टेटमेंट अकाउंट के रियल वाले एक्सपेक्ट्स में आती है। तीसरा है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र खाता। इसमें सारी एक्सपेंसेस, इनकम्स या बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दोनों ही अप्रोचेस अपनी अपनी जगह पर सही हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चलती हैं, और हम इन दोनों ही अप्रोचेस का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए। अकाउंटिंग क्या होती है? अगर सिंपल वर्ड में हम बोले तो कह सकते हैं कि किसी भी अकाउंट को मेंटेन करना अकाउंटिंग कहलाती है। लेकिन ये अकाउंटिंग वास्तव में इतनी इजी नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस में अपने बिजनेस के लिए कोई ट्रांजैक्शन किया, तो ट्रांजैक्शन को अलग अलग लेवल पे हमें मेंटेन करके चलना होता है। ट्रांजैक्शन करने के बाद जो पहली एंट्री होती है, हम उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शंस करते जाते हैं, उसको वैसे वैसे ही जर्नल बुक में हमें मेंटेन करना होता है। तो आप इनकम करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, या किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने जैसे किया उसको उसी टाइम उसी डेट में जिस बुक में आप मेंटेन करते हैं, हम उसको जर्नल बुक बोलते हैं। और जर्नल बुक में किसी भी ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना जर्नल एंट्री कहलाती है। इसके बाद जर्नल बुक में की गई हर एंट्री को हम लेज़र बुक में मेंटेन करते हैं। लेज़र बुक में एंट्री को मेंटेन करना लेज़र एंट्री कहलाती है। तो जो एंट्री हमने जर्नल बुक में की है, वही एंट्री लेज़र बुक में भी हमें करनी होती है। बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। आपने ट्रांजैक्शन जैसे जैसे किया, हर ट्रांजैक्शंस को आपने जर्नल बुक में मेंटेन कर लिया। बट लेजर बुक में ये सारी एंट्रीज क्लासीफाई हो जाती है। जैसे मान लिया आप किसी से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, किसी को आप कोई पेमेंट करते हैं या किसी से कैश की रिसीविंग करते हैं, तो वो सारी एंट्रीज जर्नल बुक में एज इट इज़ आप कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी एक पर्टिकुलर डेट को हमें ये जानना हो कि एक सप्लायर से अब तक हमने कितने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए हैं। सपोज़ करिए कि एक एबीसी कंपनी है जो हमारी सप्लायर है, जिससे हम टाइम टू टाइम परचेज़ करते रहते हैं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर डेट को हमें ये जानना हो कि एबीसी कंपनी से अब तक हमने कितने का प्रोडक्ट ख़रीद लिया है, तो जानने को तो हम जर्नल बुक से भी ये जान सकते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग पार्टीज़ की एंट्रीज़ भी इंक्लूडेड हैं। अगर एबीसी कंपनी की डिटेल हमने जर्नल बुक में मेंटेन करके रखी है, तो जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो अदर पार्टीज़ हैं, उनकी भी एंट्रीज जर्नल बुक में है। तो ऐसे में एबीसी कंपनी की डिटेल निकालना जर्नल बुक की हेल्प से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन लेज़र बुक में हर पार्टी का हमें बही खाता बनाना होता है, और अगर किसी एक पार्टी का ट्रांजैक्शंस हमें देखना हो, तो हम उस पर्टिकुलर
लेज़र को, उस पार्टी से रिलेटेड बही खाते को हम ओपन कर लेते हैं और उस लेज़र में सिर्फ उस पार्टी की डिटेल होती है जिसकी हम जानना चाहते हैं। यानी अगर हम एबीसी कंपनी की डिटेल जानना चाहते हैं कि अब तक हमने उससे कितने का प्रोडक्ट ख़रीद लिया है, तो हमें एबीसी कंपनी का लेज़र ओपन कर लेना होता है और वहाँ डेट वाइज हमें सारी डिटेल मिल जाती है। तो मतलब ये हुआ कि जनरल बुक में भी सारी एंट्रीज़ है, बट उसमें हर पार्टी से रिलेटेड या हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल इंक्लूडेड है। लेकिन अगर लेज़र बुक में हम जाते हैं तो जिन जिन पार्टीज़ से हमने ट्रांजैक्शंस किया होता है, अलग अलग हमें उनकी डिटेल मिल जाती है। तो जो ट्रांजैक्शन जनरल बुक में है वही लेज़र बुक में भी है। अंतर बस इतना है कि जनरल बुक में सारी एंट्रीज़ मिक्स्ड है, जबकि लेज़र बुक में वो सारी एंट्रीज़ अलग अलग है। लेज़र एंट्री हो जाने के बाद फिर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस का यूज़ किसी भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होता है। अगर मान लीजिए जनरल एंट्री से होते हुए लेज़र बुक तक सारी ट्रांजैक्शंस को हमने प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा है, तो ऐसे में ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट बैलेंस होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो बराबर आते हैं। उनके जो टोटल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का जो टोटल होता है वो बराबर आता है। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस कुछ और शो करे और क्रेडिट बैलेंस कुछ और शो करे, तो हम समझ जाते हैं कि ट्रांजैक्शंस के मेंटेनेंस में हमने कुछ मिस्टेक करी है, कुछ एरर है, इस वजह से ये दोनों एस्पेक्ट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस के द्वारा हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को चेक कर लेते हैं और जो एरर्स होती है उनको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। और रेक्टिफिकेशन के बाद जब दोनों एस्पेक्ट्स डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाते हैं, तो हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि हमारी सारी एंट्रीज प्रॉपर तरीके से हुई है। तो लेजर बुक के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा पीएल अकाउंट बनता है और फिर बैलेंस शीट हमारी तैयार होती है। अगर ट्रायल बैलेंस से हम अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो एरर आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाती है। हमारा पीएल अकाउंट गलत बनता है, जिससे हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कितना हुआ है, और बैलेंस शीट भी हमारी गलत ही बनती है। तो ट्रायल बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, जहां हम सारे रेक्टिफिकेशंस करते हैं। और जब सारे रेक्टिफिकेशंस हम कर लेते हैं, सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो जाते हैं, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि हमारा बिजनेस अगर प्रॉफिट में गया है तो प्रॉफिट कितनी हुई है, लॉस में गया है तो लॉस कितना हुआ है। आफ्टर दैट लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हम अपने असेट्स और लायबिलिटी की डिटेल को जान लेते हैं, अपने बिजनेस के ओवरऑल स्टेटस को चेक कर लेते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ आकर के खड़ा हुआ है, क्या सिचुएशन है हमारे बिजनेस की। और जब ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं, तब हमारा कम्युनिकेशन होता है अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। यानी मान लीजिए कि अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट में गया है, बैलेंस शीट की स्थिति बहुत ही अच्छी है, तो हम अपनी एम्प्लॉइज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे हमारे बिजनेस की कंडीशन और भी बेहतर हो। या फिर अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस लॉस में गया है, तो भी हम अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कम्युनिकेशन करके आगे की प्लानिंग करते हैं कि अगर हमारा बिजनेस लॉस में गया है तो आगे ऐसा क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जाए और हमारे बिजनेस की स्थिति सुधर जाए।